हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा's अकेडमी। ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा था जिसमें आपका क्लास 6 का ज्योग्राफी है और ये आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। और ये आपका एनसीईआरटी जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 5.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी सीरीज़ में मैंने काफ़ी वीडियोस लाए हुए हैं और इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ से इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब देखिए, वीडियो स्किप मत किया कीजिए। जो इसके चैप्टर्स हैं उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स होते हैं जो आपको नहीं पता होंगे और इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से आपके क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे ऑब्जेक्शन में जाते हैं, उसी से लिए जाते हैं। तो एनसीईआरटी इसका सोर्स है इसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके इस बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं। ये आपका 8th चैप्टर है, भारत। इसमें जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव और ये वन प्राणी वगैरह है। इससे पहले मैंने भारत एक देश के बारे में बताया था, थोड़ी सी जानकारी दी थी आपको इससे पहले वाले चैप्टर में, पड़ोसी देश क्या होते हैं इस तरीके से। तो चलिए यहाँ से देखते हैं जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव के, वन प्राणी के बारे में। देखिए यहाँ पे दी जा रही है। देखिए, आप जानते हैं कि मौसम जो होता है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने के ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है और ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। तो देखिए, इसमें जो आपके भारत के जो मौसम है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अब देखिए, सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम है, 4 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम या सर्दी ऋतु, ठीक है, जो भी चल रही है। मार्च से मई तक ये गर्म मौसम होता है, इसे बोलते हैं गर्मी। जून से सितंबर तथा दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम होता है, इसमें वर्षा ऋतु होती है। अक्टूबर से नवंबर में मानसून के लौटने का जो समय होता है उसे शरद ऋतु बोलते हैं। तो ये आपकी 4 ऋतुएं हैं जो अपनी भारत में अभी चल रही हैं। अब चलिए, इसमें जो भी आपकी एक एक करके ऋतुएं हैं देखते हैं। और ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका लौटता हुआ मानसून, ये आपका टीआरई में आया भी था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एनसीईआरटी से। और ये दक्षिण पश्चिम का मानसून जो वर्षा होती है, केरल के तट पर कौन सी वर्षा होती है, इस तरीके से ये मानसून वाला चैप्टर आया था। पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। देखिए, शीत ऋतु, ये ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या है, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं, जिसे लू कहा जाता है। ये आपकी पूछा जाता है, लू किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपका थोड़ा सा इसमें बताया गया है। ये आपके कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, इसमें आपका कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी में वर्षा को वर्षा बोलते हैं, उर्दू में बारिश बोलते हैं, और मराठी में पाउस बोलते हैं, बंगाली में वर्षा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप कुछ याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, दक्षिण पश्चिम या वर्षा का मानसून, इसमें देखते हैं। ये मानसून आने तक आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ी से टकराती हैं तब वर्षा होती है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम जो आपके उत्तर भारत में वर्षा होती है, ये दक्षिण पश्चिम के मानसून से ही होती है। नेक्स्ट देखिए, ये जो लौटता हुआ मानसून होता है, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश से इस मौसम में वर्षा होती है। और किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा होती है उसे जलवायु बोलते हैं। जो क्लाइमेट्स होता है आपका, क्लाइमेट जैसे अपने भारत का है, इस तरीके से एक विशेष स्थल की होती है। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध से होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें दिए गए आपका कुछ तथ्य दिए गए।
अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा, तो देखिए फसल प्रभावित होगी या नहीं होगी, कुएं के पानी का स्तर ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा, गर्मी का मौसम लंबा होगा या छोटा होगा, इस तरीके से। तो ये आपके क्रियाकलाप दिए गए। अगर मानसूनी वर्षा नहीं होगी तो फसलें प्रभावित होगी, जाहिर सी बात है, कुएं के पानी का स्तर जो होता है नीचे चला जाएगा, गर्मी का मौसम क्या होगा, और लंबा हो जाएगा, ठीक है, जब पानी नहीं बरसेगा। अगला देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। जो जलवायु होती है, क्लाइमेट्स, तो इन 3 चीजों पर निर्भर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर तथा के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण वे स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा है मेघालय में स्थित मानसिनराम, ये आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस है और बहुत पूछा जाता है। जो मानसिनराम है वहां पे होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है यहाँ पे जैसलमेर में। और अभी राजस्थान में काफी वर्षा हुई थी, और आपके जो सऊदी अरब है वहां पे भी वर्षा हुई थी, जो कृत्रिम वर्षा हुई थी। अगला देखिए, प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहते हैं, और जिन्हें जैसे कैक्टस हो गया, फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे हो गया नीम का पेड़, आम का पेड़, तथा कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे, क्या आप कभी ये नहीं सोचते हैं ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार से बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां और पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके पूछा जाता है, और ये तैयारी में आपका पूछा जाएगा, पक्का देखना। इस पे पूछा जाता है कि आपके जो ये वन है, ये आपकी स्थिति कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से हैं, ठीक है, महोगनी, ये आपके रोजवुड। अब जो भी आपकी वनस्पतियां, उन्हें एक एक पॉइंट देखते हैं अच्छे से। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा जो वन होते हैं, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाएं, ये आपके वर्षा वन, देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें आपके वनस्पति पाई जाती है, और ये आपका देखिए सबसे अधिक ऊंचाई भी इनमें होती है। देखिए यहाँ पे इतने ये आपके इतने घने होते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता, और जब जमीन पे पहुंच नहीं पाएगा तो सूर्य की पत्तियों पर ही आपके जो सूर्य का प्रकाश होगा वो मिलेगा। तो जितना ये पौधे जो होते हैं आपके, तो ये ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः हमारे जो हरे भरे दिखाई देते हैं, ये वे हमेशा हरे भरे दिखते हैं, और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी में पाए जाने वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछता है आपके, ये आपके क्वेश्चन में दे देगा ऑप्शंस, इनमें से कौन सा आपके सदाबहार वन है, ठीक है, महोगनी, एबोनी और रोजवुड। अगला देखिए, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ जो है कि साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम। तो आपने देखा वो नीम का पेड़, शीशम का पेड़ आपके आम बात है, आपके घरों के आसपास या लगा होगा घरों में, ठीक है। साल, सागौन और ये पीपल का भी पेड़ आपको देखा होगा, जो नदियों के किनारे लगे होते हैं, ठीक है, और घर में नहीं देखते होंगे। तो ये आपके साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम, ये आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, तो इसलिए याद रखना जरूरी है। एक एक क्वेश्चन इसका, एक एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आप कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन आपके कहाँ पाए जाते हैं।
और भारत में सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? तो इसी का है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। सदाबहार वन आपके देखिए रोजवुड, एवोनी, ये आपका महोगनी, वो बताया था मैंने, और ये वाले आपके पतझड़ वन हो गए। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। देखिए पतझड़ वन कैसे होते हैं, ये देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। जब आपका मानसून आता है, वो सॉरी पतझड़ का मौसम होता है, तो ये आपके पीले हो जाते हैं, ठीक है, और पत्तियां अपनी गिरा देते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन इन्हें कहते हैं। अगला देखिए कटीली झाड़ियां जो होती हैं, इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, ठीक है, और ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए भी ये ऐसा करते हैं। इसके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, कैक्टस हो गया, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि, ठीक है। और इसका एक आता है ट्रैप वाला भी आता है एक, इसी में आते हैं सभी कटीली झाड़ियों में, ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं, वो आपके जब नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, जो छोटे कीट पतंगे होते हैं वो खाते हैं। हालांकि ये कटीली झाड़ियां इसमें पूछा गया, तो ये कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर हो गया, और जो आपके ड्रोसेरा नेफेंथीज है, ये आपके जो है जो जंगली वैसे आपके रेगिस्तानी इलाके में होते हैं, वहाँ पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे ऐसे आपके पेड़ जो होते हैं वो उगते हैं। ये इस राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तथा गुजरात में पाई जाती हैं। अगला देखिए, ये देखिए आपको दिखाया है कटीली झाड़ियाँ, ये देखिए कैक्टस बना हुआ है, ठीक है, और ये आपके पेड़ है, ये कैक्टस है सभी, यहाँ पे ऊँट दिखाए गए। नेक्स्ट देखिए पर्वतीय वनस्पतियाँ, ये आपके वनस्पतियों में जो सीटेट का पेपर होता है उसमें काफी कुछ रहती है वनस्पतियाँ, और ईवीएस वाले सेक्शन में पर्वत के ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार जो होता है, देखिए ये होती है पर्वतीय वनस्पतियाँ, ठीक है, ये ऊंचाई में होती हैं। ये देखिए दिखाया गया, ये आपके मैग्रोव वन है, अभी मैग्रोव वन के बारे में देखेंगे। तो देखिए जो इनकी झाड़ियाँ जो होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, शंकुआकार होते हैं, यानी कि आपके ऊपर जाके ये ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, जो कोन देखा होगा आपने। ये पौधे शंकुआकारी वृक्ष भी कहे जाते हैं। इन वृक्षों के महत्वपूर्ण वृक्ष जो होते हैं, चीड़ का तेल पेड़ हो गया, इसका तेल भी बिकता है, पाइन, देवदार, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वनस्पतियां पाई जाती है इसमें। अगला देखिए मैग्रोव वन। मैग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों का उदाहरण है। देखिए आप इनमें जो पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, ये आपके जो वन होते हैं वो किस एरिया में लगते हैं, ठीक है, इनमें कौन कौन सी वनस्पतियां इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा, काफी पूछा जाता है। आपके जो राज्य हैं वो कहाँ पे होते हैं, ठीक है, इनके लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, इस तरीके से। और इसका जो डिटेल जो डिस्कशन होगा वो जियोग्राफी का मैं एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा, क्लास 6 की, ठीक है, उसमें सारे आपके कंपाइलेशन मिलेंगे सभी वीडियोज के। और देखिए इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा था, ठीक है, सुंदरवन जो के जो पेड़ है, इसलिए सुंदरवन एक आपने देखा होगा, वहाँ सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। देखिए हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक, ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हमें सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार से वे मिट्टी अपरदन को रोकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आया था टीआरई में, जो अपरदन होता है उसे कैसे रोका जाता है। तो ये आपके जो मिट्टी को बांध के रखना, ये अपरदन है। इससे आपका जो भूस्खलन है जो होता है वो नहीं होता है अगर पेड़ लगे होंगे। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपके गोंद भी निकलता है, शहद भी निकलता है, लाख, जड़ी बूटियां, चारा, लकड़ी, ईंधन इसी से निकलता है। तो इसलिए वनों से ये हमें प्राप्त होती है, और इसीलिए वन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। जो वन है आपके, ये क्या है, वन्य जीव जो है आपके रहते हैं, जहाँ पे मनुष्य का आवाजाही कम होती है, तो वहाँ पे ये उनका प्राकृतिक निवास होता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, एवं लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव बनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। तो देखिए आप लोग और फिर भी जो वन है हमारे नहीं बच रहे हैं, इसलिए आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेड़ पौधों का थोड़ा सा ध्यान रखें, और ये हमारे जीवन के लिए काफ़ी अनुकूल है, ठीक है। तो हो सके तो पेड़ लगाया करें। हर साल अपना केक काटते हैं,
इस तरीके से आप अगर हर साल अगर आप एक पेड़ भी लगाएं, जरूरी नहीं कि बड़ा पेड़ हो, छोटा भी लगाएं, ठीक है। कुछ पेड़ ऐसे देते हैं जो ऑक्सीजन वगैरह देते हैं, आप अपनी छत पे या मतलब साइड में लगा सकते हैं गमले वगैरह, तो उनसे भी ऑक्सीजन मिलती है। तो ये एक बहुत छोटा कदम है लेकिन बहुत फायदा देगा आपको। तो इन हरी भरी चीज़ों को देखने से भी आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं पर्यावरण के लिए अनुकूल होती हैं, तो उन्हें आपको करना चाहिए। हाँ, क्योंकि पेड़ देख रहे हैं आप धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। अब देखिए ये दिखाया गया मिट्टी को बांधना, ये पेड़ के कुछ इसकी विशेषताएं बताई गई। अब देखिए इतना सब कुछ पेड़ देता है फिर भी हम उन्हें कुछ भी वापस नहीं करते। देखिए ऑक्सीजन सबसे बड़ी चीज तो ये देता है, ऑक्सीजन यानी जीवनदायिनी गैस है। अगला देखिए ये जैसे हनी हो गया, और ये आपके फल फ्रूट हो गए, गोंद एवं लाख वन वनस्पति जो आपके वन जीवों का प्राकृतिक निवास है। इमारती लकड़ियां हो गई, रबड़ हो गया, फर्नीचर हो गया, खेल का सामान, ईंधन, चारा, आश्रय स्थल होता है, दवाइयाँ, ये सब कुछ इसी से मिलता है, ठीक है। कुनैन की दवा भी मिल जाती है। तो ये सब कुछ मिलने के बाद भी हम लोग इन्हें कुछ भी वापस नहीं करते हैं और पेड़ को लगातार काटते ही जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है बॉक्स में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखिए वन प्राणी, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए वन विभिन्न प्रकार के वन जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के, जैसे सरीसृप हो गया, उभयचर पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है, जो आपका वन होता है। अब देखिए बाघ जो था हमारे जो राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, नेशनल एनिमल है। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर जो होते हैं, गिर के वन है, एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तानी वाले इलाके में जाते हैं। जो जंगली गधा है, ये आपका यहाँ पे यूपी में जो पैट हुआ था उसमें पूछा गया था जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात के कच्छ के रन में पाए जाते हैं। तो इस पर बोल रहे हैं, इसमें एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, हर तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से जानवर हैं, जैसे बंदर, शियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षी की भी ऐसी प्रचुरता है, जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि अन्य बहुत सारे जो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आप जानते हैं, क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के ये आपके क्रियाकलाप वगैरह हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख है। देखिए विश्व में आपके केवल 4 ऐसे सर्प हैं जो आपके जहरीले होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीव की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियों तो समाप्त हो गई हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम और इन्हें बता सकते हैं मानचित्र में? तो देखिए आपके नेशनल पार्क जो होते हैं उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी, और पूरे जो भारत में नेशनल पार्क है वो कहाँ कहाँ है, कौन से आपके एरिया में रहते हैं, वो सब बता देंगे। वैसे आप जानते होंगे। अगला देखिए, आप वन्यजीव संरक्षण के में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, 1 से 7 तक, और पहला सप्ताह हो सकता है कोई भी, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। देख सकिए ये आपका ये पोचिंग एनिमल्स है, मतलब इन्हें मारा जाता है इस तरीके से। अभी आपके नामीबिया से आपके लायंस लाए गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्राइसिस होते रहते हैं। टाइगर क्राइसिस हैव बीन डन इनफ टू चेक पोचिंग, ठीक है। जो शिकार है उसमें रोक लगी हुई है, फिर भी काफ़ी शिकार होता है। अब देखिए प्रवासी पक्षी होते हैं, ये देखिए प्रवासी जो पक्षी होते हैं आपके बहुत दूर से आते हैं, जैसे साइबेरियन से आते हैं। कुछ पक्षी हैं, जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका है पेलिकन है, साइबेरियन क्रेन है, स्टॉर्क है, फ्लेमिंगो, पिनिटेल, और आपका बतख, करलीवी इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। और साइबेरियन क्रेन जो होता है साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक
रहते हैं यहाँ पे। अब देखिए इनके पास कोई भी नक्शा नहीं है, कोई भी दिशा सूचक यंत्र नहीं है, और फिर भी आपके देखिए साइबेरिया से इतनी दूर आपके भारत में आते हैं। किस वजह से आते हैं? यहाँ पे रहने के लिए दिसंबर में आते हैं, और ये आपके मार्च के आरंभ तक चले जाते हैं। यहाँ पे मार्च के बाद में ये चले जाते हैं, तो 2 से 3 महीने यहाँ पे रहते हैं, और इनका ये आवास है एक तरीके का। तो ये आपका देखिए कंप्लीट हो गया, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और आपका क्लास जो 6 का ज्योग्राफी था पार्ट, इसका पूरी बुक कंप्लीट हो गई है। अगर आपने अभी भी नहीं देखा तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, तो आपको इसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और मैं करने वाला हूँ ये कि इसका जो कंपाइलेशन है पूरा एक 1 शॉट इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको कंप्लीट 8 या 9 चैप्टर जो भी है और उसमें मिल जाएंगे। इसके बाद आपका क्लास 7 का स्टार्ट होने वाला है ज्योग्राफी का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। और इसकी जो आपका MCQs है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, और ये टिक द करेक्ट आंसर है, ये मैंने पहले से ही करा रखे हैं। क्लास 6 का अगर आप जाएंगे तो ज्योग्राफी का पूरा MCQs और जो भी है क्वेश्चन आंसर्स वो एक वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन आंसर भी करने बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब है, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले करा रखे हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।